गॉल ब्लेडर क्या होता है और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, गॉल ब्लेडर स्टोन क्या होता है। गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। गॉल ब्लैडर हमारे पेट में एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो कि बाइल को स्टोर करता है। लोग कहते हैं बीजे वाली चीजों से भी होता है, जैसे टमाटर के बीज हो गए, बैगन के बीज, जो बादी सब्जियां, मैं अगर लोकल लैंग्वेज में बोलूं, ये कहा जाता है, लेकिन ऐसी कोई प्रूवन स्टडी नहीं है मेडिकल भाषा में जिससे ये कहा जा सके कि हाँ, इन सब चीज़ों को खाने से, बादी चीज़ों को खाने से गॉल ब्लैडर के स्टोन बनते हैं। किडनी वाले स्टोन किडनी में रह सकते हैं। किडनी से पेशाब की थैली तक एक पाइप जाती है जिसको यूरेटर बोलते हैं। डॉक्टर साहब ने इसमें डिफरेंट आपने बताया। एक सवाल ये रहता है, कॉम्प्लिकेशन कॉज क्या रहते हैं गॉल स्टोन? अगर हम साधारण तरीके से बोले, गॉल ब्लैडर एक थैली है जिसमें स्टोन बन गया है। अब वो स्टोन कहाँ से नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकता है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। हेल्थ कॉर्नर में हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई, और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर वैभव गुप्ता जी। डॉक्टर वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। और आपसे हम जानेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, क्योंकि इस पर लोग बड़े ही भ्रांतियां हैं, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ चीज़ें नहीं है। तो इस शो में आज हम वो सारी चीज़ों को दूर करेंगे, कैसे क्या केयर करनी चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करता हूँ कानपुर शहर में। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं कार्यरत हूँ। पिछले 10 साल से कानपुर में विभिन्न प्रकार के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके मैंने अनुभव प्राप्त किया है, और आज की डेट में हम लोग सभी प्रकार की एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। डॉक्टर वैभव, आपसे मेरा सवाल पहला यही रहेगा कि गॉल ब्लैडर क्या होता है और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है? जी, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। गॉल ब्लैडर हमारे पेट में एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो कि बाइल को स्टोर करता है। ये मेडिकल परिभाषा है। मैं साधारण शब्दों में बताता हूँ। जैसे जो भी हम खाना खाते हैं उसकी पाचन क्रिया होती है, वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट करने के लिए विशेष प्रकार के एसिड, जूसेस की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी बॉडी में, पेट में सिक्रीट होते रहते हैं। लिवर का काम होता है बाइल बनाना, पैनक्रियास का काम होता है पैनक्रियाटिक जूस बनाना। ये गॉल ब्लैडर उसी हिपैटो पैनक्रियाटिक बिलियरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। लिवर से जो बाइल बनता है वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, और जब हमारे मुंह से खाना आगे पास करता है, आंतों में उतरता है, गॉल ब्लैडर जो स्टोर्ड बाइल होता है उसको नीचे आंतों में छोड़ता है और खाने को डाइजेस्ट करता है। इसीलिए जो हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होके फीसेस यानी मोशन के रूप में बाहर निकलता है। तो ये हमने गॉल ब्लैडर के फंक्शन की बात की है कि गॉल ब्लैडर करता क्या है। अब एक बहुत ही कॉमन समस्या हमारे नॉर्थ बेल्ट में, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत प्रचलित है, गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्ताशय के पथरी। ये कैसे बनती है, क्यों बनती है? ये हमारे नॉर्दर्न बेल्ट में बहुत कॉमन समस्या हो गई है। आमतौर पे जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कि गाढ़ा बाइल हो जाने की वजह से, जब पित्त गाढ़ा हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड हो जाता है, तो उसमें स्टोन बनने की टेंडेंसी बन जाती है। गाढ़ा बाइल क्यों हो जाता है? एक बहुत ही साधारण उदाहरण देते हैं। किसी भी टब में, मग में, ग्लास में अगर आप पानी को या लिक्विड को कुछ लंबे समय के लिए छोड़ दें और वो बिल्कुल भी ना हिले, तो आप देखेंगे कि उसमें धीरे धीरे थोड़ी सी काई टाइप की ऊपर ऊपर में जमने लगती है, तो वो गाढ़ा करने लगता है। उसी तरीके से जैसे हम लोग अगर खाना समय समय पे नहीं खाएंगे, अगर लंबे समय तक फास्टिंग रखेंगे, दिन दिन भर फास्टिंग रख रहे हैं,
रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में जो पित्त स्टोर्ड है वो वहीं बना रहेगा, वो नीचे आंतों में नहीं उतरेगा, जिसके कारण से वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा और वो स्टोन बनाने लगेगा। तो प्रेसिपिटेटेड बाइल इज वन ऑफ द रीजन फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन। और प्रेसिपिटेटेड बाइल का रीजन है बहुत लंबे समय के लिए रेगुलर बेसिस पे फास्टिंग करते रहना। दूसरे कारणों में जैसे नॉर्दर्न इंडिया में कहा जाता है, जो हमारे गेंजेस वाले एरिया की, गंगा नदी के आसपास वाले एरिया की बेल्ट हैं जी, उसके पानी की वजह से भी गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है। ये जो लोग उबाल के छान के पी लेते हैं या फिर सप्लाई का डायरेक्ट पानी पी लेते हैं, बिल्कुल, ये पानी भी एक बड़ा कारण पानी भी एक बड़ा कारण है गॉल ब्लैडर के स्टोन बनने का। डॉक्टर वैभव, एक चीज और कहा जाता है अमूमन, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिएगा। लोग कहते हैं बीजे वाली चीजों से भी होता है, जैसे टमाटर के बीज हो गए, बैगन के बीज, जो बादी सब्जियां, मैं अगर लोकल लैंग्वेज में बोलूं, जो बादी सब्जियां होती हैं, इनके खाने से भी स्टोन्स की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो क्या गॉल ब्लैडर स्टोन भी उन्हीं में से है क्या? ये कहा जाता है, लेकिन ऐसी कोई प्रूवन स्टडी नहीं है मेडिकल भाषा में जिससे ये कहा जा सके कि हाँ, इन सब चीज़ों को खाने से, बादी चीज़ों को खाने से गॉल ब्लैडर के स्टोन बनते हैं। बट ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो कहे कि नहीं होता है, और इवन ऐसी भी कोई स्टडी नहीं है कि जिससे ये प्रूव हो कि इसको खाने से होता है। तो ये एक मिथ कहा जा सकता है कि इसकी वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं। बिल्कुल, आपने गॉल ब्लैडर क्या है, स्टोन कैसे बनता है, पूरी अच्छी एक चीज़ समझाई। खासतौर से जो गंगा के आसपास के क्षेत्र हैं, इनके पानी से भी थोड़ा, क्योंकि अब वो प्योरिटी पानी की नहीं रही है। और आपने जो एग्जांपल दिया कि जो पानी एक ठहरा हुआ पानी होता है टब में, अगर हम देखें तो एक लेयर सी जमने लगती है, चमकदार होती है, ऐसा लगता है ऑयल पड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं भी दिक्कत देती है। डॉक्टर वैभव, आपसे मैं जानना चाहूँगा, इसके अलावा और कौन कौन से कारण हैं जिससे ये गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या पैदा होती है? साथ ही साथ लक्षण क्या है जो आप बताएं, जैसे दर्शक हमें समझ सके, अगर किसी को इस तरह के लक्षण हो तो सीधे वो इस चीज़ को क्योर करें। देखिए, आपने जो पूछा कारण जैसा हमने बताया अभी कि प्रेसिपिटेटेड बाइल होने की वजह से, दूसरा कारण से ज़्यादा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं कि किन लोगों में स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हो सकती है, वो कारण नहीं होता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो कारण नहीं है कि डायबिटीज़ की वजह से स्टोन बन जाएगा, बट हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है। महिलाओं में, खास तौर से फैटी ओबीज महिलाओं में स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है। हार्ट पेशेंट्स में, जिनमें कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा रहता है, उनमें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो टेंडेंसी एक अलग चीज़ है, कारण एक अलग चीज़ है। तो टेंडेंसी जिनमें होती है वो हमने आपको बताया। लक्षण की बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत सी बार गॉल ब्लैडर स्टोन साइलेंट होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। खास तौर से महिलाओं में, जैसे महिला प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के लिए अल्ट्रासाउंड कराने गई हैं और उस अल्ट्रासाउंड में स्टोन निकल आया, लेकिन दर्द कभी नहीं हुआ है। तो एक सिम्टम जिसको बोलते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब कोई लक्षण ही नहीं है, मगर बीमारी है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। दूसरा, पेट में दर्द कराना। आमतौर पे गॉल ब्लैडर स्टोन का जो पेन होता है वो हमारे पेट के दाहिने साइड पे, छाती के जस्ट नीचे होता है, जो पीछे कमर की तरफ रेडिएट करता है और दाहिने कंधे यानी शोल्डर की तरफ भी जाता है। तो एक दर्द सिम्टम होता है। दूसरा, इरेक्टेशंस, मतलब डगारें आना, रेगुलर बेसिस पे खट्टी डगारें आती रहती, कुछ भी खाया डकार आना शुरू हो गई, ये एक लक्षण होता है। ब्लोटिंग, जैसे ब्लोटिंग कह सकते हैं, इरेक्टेशंस कह सकते हैं। पेट फूलना, उल्टी जैसा महसूस होना, जी मिचलाना यानी नौजिया जैसा लगना, जरूरी नहीं कि उल्टी हो, उल्टी जैसा महसूस होते रहना, और कई बार पीलिया होने लगता है,
और भीषण असहनीय पेट में दर्द भी होने लगता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो दर्शाते हैं कि बीमारी गॉल ब्लैडर स्टोन से संबंधित हो सकती है। बिल्कुल, आपने और एक चीज़ और डॉक्टर साहब आपने शुरुआत में कही थी, मुझे याद आया, ये जैसे आपने कहा जी मचलाना, वोमिटिंग वगैरह, और जो आपने कहा कि लंबे समय से एक अंतराल में भूखे रहता है और ये आदत बन गई है महीने 1.5 महीने से, तो मुझे लगता है यही कहीं ना कहीं खट्टी डकारे और यही एक बड़ा कारण भी है इसको लेकर के। और आजकल की लाइफस्टाइल में देखें तो लोग, जो हम लोग कहते हैं कि हम बुजुर्ग कह गए कि नाश्ता हैवी होना चाहिए, उसका लंच होना चाहिए और जो डिनर है उसको कम करना चाहिए, लेकिन हम अब उल्टा कर रहे हैं, दिन भर खाली पेट रहना और उसके बाद खाना खाना, और उसी वजह से ये जो स्टोन की प्रॉब्लम है ये क्रिएट होती है। इसमें आपने लक्षणों की बात भी बता दी है, क्या क्या लक्षण होते हैं, डायग्नोस हम इसको कैसे करेंगे, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जैसा अभी हमने बताया कि आमतौर पे ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। किसी और कारण से आप अल्ट्रासाउंड कराने गए, जैसा कि हमने उदाहरण दिया कि महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराने गई हैं, तो उस अल्ट्रासाउंड में कई बार गॉल ब्लैडर में स्टोन पकड़ में आता है। तो उससे साफ है कि इसका जो डायग्नोसिस होता है, पहला तो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन से होता है कि जब आप अपने एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चेक करते हैं, और अगर सस्पेक्टेड होता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है तो इसका एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है पूरे पेट का, जिसमें क्लियर हो जाता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है या नहीं है। तो उसके अलावा कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं जो करवाने से ये आइडिया लगता है कि स्टोन की पोजीशन कहाँ हो सकती है। स्टोन गॉल ब्लैडर में ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे बढ़ गया है, पित्त की नली में चला गया है, पैनक्रियाज में चला गया है। तो डायग्नोसिस की अगर बात करें तो अल्ट्रासाउंड इज़ मोर देन सफिशिएंट। एक अल्ट्रासाउंड से हमें क्लियर हो सकता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन की प्रेजेंस है या नहीं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पे अगर हम इसे देख लें तो ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन शायद और भी आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस पे भी हम बात करेंगे, ट्रीटमेंट बात करेंगे, लेकिन स्टोन की हम बात जैसे कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन स्पेशली, लेकिन कहीं कहीं स्टोन को लेकर के लोगों में बड़ी कन्फ्यूज़न भी होती है और थोड़ा एजुकेशन भी इस पर कम है। लोग किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन बड़ा ही सीरियस पैनिक हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा आज दर्शकों को बताइए कि पैनिक होना गॉल ब्लैडर स्टोन में या फिर किडनी स्टोन में कितना ज़्यादा हार्मफुल है, उन दोनों में डिफरेंट क्या है? देखिए, कोई भी अगर बीमारी है तो सबसे पहले, चाहे स्टोन की हो चाहे कोई भी बीमारी हो, मैं कहूँगा पैनिक करने से तो इलाज नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप शांत रहें, ये एक साधारण सी एडवाइस है। दूसरी चीज़, गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन को लेके बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ख़ास तौर से बहुत से जो हमारे मरीज़ हैं वो यही कहते हैं, डॉक्टर साहब स्टोन बन गया है, ऑपरेशन कराना है। जब पूछो कहाँ, तो वो उनको पता नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना है कि गॉल ब्लैडर और किडनी ये दोनों अलग सिस्टम है, दोनों अलग ऑर्गन्स हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हिपैटोबिलियरी सिस्टम है जो हमारा इंटेस्टाइन सिस्टम है, जो खाने वाला सिस्टम है, वो गॉल ब्लैडर से संबंधित है। जो किडनी है वो हमारा पेशाब का, यूरिन का सिस्टम है, उसका इंटेस्टाइन से कोई संबंध नहीं है। तो अगर आपको स्टोन की बीमारी है, स्टोन पकड़ में आया है, तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि स्टोन कहाँ है। गॉल ब्लैडर में है, किडनी में है। किडनी वाले स्टोन किडनी में रह सकते हैं। किडनी से पेशाब की थैली तक एक पाइप जाती है जिसको यूरेटर बोलते हैं, उसमें पास कर सकते हैं, जो काफ़ी दर्द कराते हैं। पेशाब की थैली में जा सकते हैं। पेशाब की थैली के आगे एक यूरेथ्रा होती है जिससे पेशाब निकलती है, उसमें भी कम लेकिन कई बार जा सकते होते हैं। तो ये पूरा एक अलग सिस्टम है। गॉल ब्लैडर के स्टोन, जैसा हमने कारण बताया, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स बताया, वो गॉल ब्लैडर में रह सकते हैं। गॉल ब्लैडर से पित्त की नली यानी CBD, कॉमन बाइल डक्ट में जा सकते हैं, पैनक्रियाज के रास्ते पे जा सकते हैं और आंतों में उतर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली अलग सिस्टम है, दोनों के लक्षण टोटली अलग हैं। गॉल ब्लैडर की सर्जरी, गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट, गॉल ब्लैडर का इलाज
अलग सर्जन करते हैं, अलग डॉक्टर करते हैं। किडनी स्टोन, यूरेटर का इलाज अलग सर्जन करते हैं। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दर्द जो होता है फुल बॉडी में होता है, तो लोगों को पहले दर्द देखिए, मैं अगर बोलूं, जैसे हम लोग एज अ मेडिको बड़ी आसानी से पूछ सकते हैं किस भाग में दर्द होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को दर्द हो रहा होता है ना, उसको भाग नहीं याद रहता कि मुझे इधर है, नीचे है, किधर है। तो वो अल्टीमेटली उसका दर्द जो होता है वो पेट में होता है, वो नहीं याद कर पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज को दर्द रात में 2 बजे हुआ, उसने इंजेक्शन लगवा लिया, अगले दिन जब उसको समय मिला वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर पूछते हैं कि भाई आपको दर्द किस भाग में हो रहा था, तो उसको याद नहीं है किस भाग में। तो दर्द से ज़्यादा सिंपल एक अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में ही दोनों स्टोन बड़ी आसानी से डिटेक्ट हो जाते होते हैं। तो वो करवा के फिर अपनी नॉलेज को साफ रखें कि किडनी स्टोन या किडनी सिस्टम के स्टोन अलग हैं, गॉल ब्लैडर या गॉल ब्लैडर से संबंधित स्टोन अलग है। लेकिन डॉक्टर अभी एक, क्योंकि आपने अपनी बातों में इंजेक्शन का जिक्र किया, और अमूमन मैंने कई लोगों को सुना भी है, देखा भी है कि जब दर्द होता है लोग दवाई खा लेते हैं, इंजेक्शन लगा लेते हैं। कभी मान लीजिए इमरजेंसी जो ठीक रहा, लेकिन ये हैबिचुअल, लोग दर्द हुआ दिखा नहीं रहे, लापरवाही चल रही है, दवा खा रहे हैं दर्द की, वो कितना हार्मफुल होता है इसमें? ये काफ़ी हार्मफुल होता है, क्योंकि दर्द के जो इंजेक्शन होते हैं वो एक लिमिट के बाद शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, ख़ास तौर से हमारी किडनी पे बहुत असर डालते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे ये प्रैक्टिस नहीं बनानी चाहिए कि आप दर्द का इंजेक्शन लगा के काम चला रहे हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन रहा है, किडनी में स्टोन रहा है, जब आपने बोला है तो एसिम्प्टोमेटिक रहा है, दर्द कभी हुआ ही नहीं है, अचानक से आपको आज दर्द पहली बार उठ गया। ठीक है, आप हो सकता है ऐसी जगह पे हों जहाँ डॉक्टर की अप्रोच में नहीं है, रात का समय है, नहीं आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ठीक है, आपने तब इमरजेंसी में एक इंजेक्शन लगवा लिया या वो करवा लिया, तो वही एक बेस्ट तरीका जो आप कर सकते हैं। बट ऑन प्रायोरिटी फिर आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उचित इलाज कराना चाहिए, ना कि अपने मन से आपको दवाइयाँ खानी चाहिए, क्योंकि हर दवाई के फायदे होते हैं और हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं दर्द की ज़्यादा दवाई खाने से कहा भी जाता है किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक दो बार तो ठीक है इमरजेंसी के तौर पे, लेकिन इसे हैबिचुअल नहीं बनाना चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब ने ये इसमें डिफरेंट आपने बताया। एक सवाल ये रहता है, कॉम्प्लिकेशन इस कॉज क्या रहते होंगे गॉल स्टोन को लेकर के? देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने पूरे सिस्टम की बात की कि गॉल ब्लैडर एक सिस्टम से जुड़ा है, हेपेटोबिलियरी सिस्टम से, उसी से जुड़ी हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम साधारण तरीके से बोलें, गॉल ब्लैडर एक थैली है जिसमें स्टोन बन गया है। अब वो स्टोन कहाँ से नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकता है? पहला सिम्टम जैसा बताया कि इट इज एसिम्प्टोमेटिक, कोई दर्द ही नहीं करा रहा है। कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है दर्द कराना शुरू करने से। पेन हुआ, अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है, दर्द हो रहा है, गॉल ब्लैडर में सूजन आ रही है, तो वो आपका एक कॉम्प्लिकेशन हो गया कि पेन हो रहा है, सिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन हो गया है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? जैसे कि ये एक छोटा सा थैला है जिसका छोटा सा मुंह है, छोटी सी ओपनिंग है जहाँ से सिर्फ पित्त पास करता है। अगर उस ओपनिंग पे स्टोन जाके फंस जाता है तो सीधी सी बात है, ब्लॉकेज हो जाएगी। जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो गॉल ब्लैडर में जो पित्त है वो वहाँ फंस जाएगा और वो धीरे धीरे पस का फॉर्मेशन करने लगेगा, सूजन हो जाएगी उसमें, तो वो अक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहलाता है। तीसरी कॉम्प्लिकेशन जो इसमें हो सकती है, स्टोन अगर पित्त की नली में पास कर गया, जिस नली से पित्त जाता है आंतों में, अगर पित्त जा सकता है तो स्टोन भी जा सकता है, तो वो पीलिया करा सकता है, पित्त की नली में भी रुकावट हो जाएगी। तो लिवर से जो पित्त जा रहा है आंतों में वो पास नहीं होगा और पित्त बॉडी में अकुमुलेट होने लगेगा, यानी बॉडी में रुकने लगेगा, जिसकी वजह से पीलिया हो जाएगा। फिर पीलिया के बाद अगर ये स्टोन पैनक्रियाज के मुंह पे जाके फंस गया तो ये अक्यूट पैनक्रेटाइटिस करा सकता है। पैनक्रियाज भी एक ऐसा ऑर्गन होता है जो पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता है और आंतों में छोड़ता है खाने की पाचन क्रिया के लिए।
मगर जब स्टोन पैनक्रियाज के मुंह पे फंस जाता है तो वो पैनक्रियाज के जूस को भी ब्लॉक कर देता है और आगे नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से पैनक्रेटाइटिस हो जाती है। और पूरे हिपेटोबिलियरी सिस्टम की सबसे ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो अक्यूट पैनक्रेटाइटिस होती है। एक बार अगर पैनक्रेटाइटिस हो जाती है तो कई बार यह बीमारी जानलेवा रूप भी ले सकती होती है। और एक आखिर कॉम्प्लिकेशन कहें या इसका साइड इफेक्ट कहें, अगर आपको स्टोन है और काफ़ी लंबे समय तक बना रहा तो वो धीरे धीरे करके कुछ परसेंट पेशेंट्स में कैंसर में तब्दील कर सकता है और गॉल ब्लैडर के कैंसर का रूप ले सकता है। और क्योंकि आपने जब शुरुआती दौर पे पस का नाम लिया तो पस बनना ही एक अपने आप में इंटरनल, जैसे हम लोग कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है, वैसे ही पस बन, मतलब कि अगर स्टोन आगे बढ़ता गया तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या तरीके हैं और उसमें भी क्या कॉज कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो जरा बताइए। ट्रीटमेंट इसका एक ही है कि अगर आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन आइडेंटिफाई हो गया है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो चाहे सिम्प्टोमेटिक हो, उसको ऑपरेट करा के हटवाना है। अगर लोगों की धारणा ये रहती है, मरीज की ये धारणा रहती है, डॉक्टर साहब मुझे कभी पेन तो उठा नहीं है, ये तो अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें स्टोन आ गया था, रूटीन चेकअप में कराया था, लेकिन मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। दिक्कत नहीं हुई है का मतलब ये नहीं कि वो स्टोन कभी दिक्कत नहीं दे सकता। मैंने जैसा कि बताया कि 100% गॉल ब्लैडर स्टोन सिम्प्टोमेटिक नहीं होते हैं, वो कई बार सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो वो चल नहीं पाता होता, धीरे धीरे चलना सीखता है, वैसी स्टोन है जब बना है, जरूरी नहीं है कि पहले दिन ही कॉम्प्लिकेशन दे। सो नेवर वेट फॉर द कॉम्प्लिकेशन और सिम्टम्स टू कम। आपको आइडेंटिफाई हो गया है तो आपको उसका ऑपरेशन कराना चाहिए। ऑपरेशन की बात करते हैं, पहले के ज़माने में चीरा विधि द्वारा ऑपरेशन होता था, नॉर्मली कट करके अंदर पूरी मांसपेशियों को खोल के गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता था। अब पिछले कुछ सालों से एडवांस सर्जरी का रूप हो चुका है। इसमें लेप्रोस्कोपी विधि द्वारा यानी दूरबीन विधि द्वारा छोटे छोटे होल्स करके पेट में कैमरा औजारों को अंदर पेट में इंसर्ट करके ऑपरेशन किया जाता है। और इसके बहुत फायदे होते हैं क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक अलग पूरा बड़ा टॉपिक है, मगर हाँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से बहुत जल्दी रिकवरी होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, मिनिमल से मिनिमल ब्लीडिंग में, ना के बराबर ब्लीडिंग में गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हो जाता है और हम लोग एक ही दिन में मरीज को ऑपरेशन करके डिस्चार्ज कर पाते होते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट से लेकर ही एक बहुत बड़ा मिथ है जो ज़्यादातर मरीज आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आप स्टोन निकाल दीजिए, गॉल ब्लैडर छोड़ दीजिए। ये संभव नहीं है। इसका इलाज एक ही होता है कि पूरा पूरा गॉल ब्लैडर निकाला जाता है, क्योंकि अगर स्टोन निकालेंगे तो कुछ कॉसेस हो सकते हैं आगे कुछ। देखिए, गॉल ब्लैडर एक छोटा सा ऑर्गन है जिसमें अगर हम लोग दूरबीन विधि द्वारा करें, ओपन विधि, चीरा लगा के स्टोन निकाल के उसको दोबारा रिपेयर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। उसमें पूरा गॉल ब्लैडर ही निकाला जाता है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड, मेडिकली साइंटिफिकली टेस्टेड एंड प्रूवन है कि इट इज द बेस्ट सर्जरी फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन विदाउट एनी फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस। मतलब भविष्य में इसके ना रहने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वही है कि लोग सोचते हैं कि अगर हमारा ऑर्गन निकालने के कल को में कोई दिक्कत हो जाएगी, तो वो मिथ है एक चीजों को लेकर। इसके ट्रीटमेंट को लेके यही एक दिमाग में लोगों की धारणा आती है कि डॉक्टर साहब गॉल ब्लैडर निकाल देंगे, आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण ऑर्गन है, उसके बाद हम लोग कैसे काम चलाएंगे। मैं आपको बता दूं, गॉल ब्लैडर स्टोरेज ऑर्गन है। जो हमारी बॉडी है वो इवोल्यूट हुई थी आज से हजारों साल पहले, जिस जमाने में हम लोगों को, आदिवासियों को महीनों महीनों खाना नहीं मिलता था।
और उस खाने में उनको खाने के लिए ढूंढना पड़ता था, हंट करना पड़ता था। तो जो हमारा लिवर है वो तो बाइल बनाता रहता था, जो एक्स्ट्रा बाइल बनता था वो कहाँ स्टोर होगा? जब खाना नहीं जा रहा है, बाइल बन रहा है, तो बाइल को स्टोर करने के लिए एक ऑर्गन तैयार हुआ, गॉल ब्लैडर, जिसमें लिवर से बना हुआ बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होने लगा। और जब उस जमाने में खाना मिलता था, गॉल ब्लैडर बाइल को नीचे फेंक देता था और खाने को पचा देता था। आज की डेट में हमें हर 2 घंटे में खाना मिल सकता है। आज हम लोग आदिवासी नहीं रह गए, हमारी ह्यूमैनिटी जो है इतनी एडवांस्ड हो गई है कि एवरी 2 आवर्स हम लोग खा सकते हैं। तो हमें उस स्टोरेज ऑर्गन की कोई नेसेसरी नीड नहीं रह गई है बॉडी में, जिसकी वजह से कोई दिक्कत आए। इसलिए मेडिकली, साइंटिफिकली गॉल ब्लैडर कैन बी रिमूव्ड वेरी सेफली। बिल्कुल। और एक छोटा सा, क्योंकि मुझे डॉक्टर लोग दूरबीन सर्जरी में लेप्रोस्कोपी बोले, इससे डरते हैं, कहते हैं अरे इसमें कुछ नहीं होता, सही हो जाती है, थोड़े समय बाद आके फिर बन जाती है। ये हालांकि मुझे लगता है किडनी स्टोन वाले में कुछ होता होगा, क्योंकि दूरबीन में जब आप करते हैं लेप्रोस्कोपी में तो उस तब भी गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है पूरा, तो कोई आगे कॉम्प्लिकेशन नहीं आते फिर? नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। सर्जरी चाहे ओपन टेक्निक से हो चाहे दूरबीन टेक्निक से हो, दोनों में ही गॉल ब्लैडर को पूरा निकाला जाता है। हाँ, ये धारणा लोगों की ज़रूर गलत है, खास तौर से रूरल एरियाज के लोगों की, कि डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाता है, दिखता नहीं है। मैं आपको बता दूं, दूरबीन विधि द्वारा 3 टाइम्स एनलार्ज होकर चीज़ दिखती है। जैसे मैं आपको अभी यहाँ से देख रहा हूँ, अगर मैं दूरबीन से देखूंगा तो आपका चेहरा, आपका शरीर मेरे को 3 टाइम्स एनलार्ज दिखेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं, जब हम लोग 3 टाइम्स एनलार्ज्ड, 3 to 4 टाइम्स एनलार्ज चीज़ों को देखेंगे तो कितना साफ दिखेगा और सर्जन को कितना सफाई से उसमें ऑपरेशन करने में आसानी होगी। तो ये भी एक गलत धारणा है कि दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन जो है वो सफलतापूर्वक या कंप्लीट तरीके से नहीं होता है। दूरबीन विधि इज द बेस्ट। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन इज द बेस्ट सर्जरी। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से कि जो गॉल ब्लैडर के मामले में, गॉल ब्लैडर स्टोन को लेकर के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और जो मिथ फैलाया जाता है उसको भी आपने क्लियर किया। एक चीज़, क्योंकि आपने कहा था कि स्टोर होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जब ये ऑपरेशन हो जाता है गॉल ब्लैडर का, इसके बाद आफ्टर ट्रीटमेंट क्या कॉजेज होते हैं, कैसे हमें क्योर करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। क्योंकि आपने कहा कि भाई अगले दिन हम छुट्टी दे देते हैं, मरीज सोचता है कि अरे अब तो ठीक हो गया, चल रहा है, वो कॉमन लाइफ में आ जाता है, तो क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए इस पर? देखिए, आज हम बात करते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से गॉल ब्लैडर को निकालने के बाद के कैसे चीज़ों को टेक केयर करना है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद नेक्स्ट डे आपका डिस्चार्ज हो जाता है मैक्सिमम। दूसरे ही दिन से आप अपना रूटीन काम शुरू कर सकते हैं। आपको कोई परहेज खास करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पेनलेस, ब्लडलेस सर्जरी होती है। दूसरे तीसरे दिन से आप अपने काम पे जा सकते हैं, घर के रोज़मर्रा वाले काम कर सकते हैं। खाने पीने में आप लिटरली 2 से 3 दिन बाद सब कुछ खाना शुरू कर सकते हैं। हाँ, हेल्दी होना चाहिए। बिल्कुल, मैं चाट की बात नहीं कर रहा हूँ। साधारण भोजन, जो एक हेल्दी बैलेंस डाइट होती है, वो आप लेना शुरू कर सकते होते हैं। और सिर्फ एक सिंगल पीस ऑफ एडवाइस होती है हमारे सभी मरीजों के लिए, कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मोटे हो जाएं। अपनी डाइट को ऐसे एनरिच करना है कि सपोज एक दिन में आप 4 रोटी खाते हैं और 2 टाइम में खाते हैं, उसको 2 टाइम की जगह 4 टाइम कर दीजिए और एक एक रोटी करके खाइए। एक साधारण सा उदाहरण दे रहे हैं। उस तरह से आप अगर अपनी मील्स को डिवाइड करके करेंगे तो आपके शरीर में गॉल ब्लैडर ना होने का कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। कोई जिस तरह से हैवी मील जो एक साथ ले लेते हैं, उसकी जगह उसको फुटकर में खाते रहें। ये थोड़ा सा, ताकि क्योंकि शुरुआत में जो ऑपरेशन हुआ है उसमें भी आपको कोई मतलब कुछ दिक्कत ना हो चीज़ों को पचाने में, चीज़ों को लेकर के। डॉक्टर वैभव जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छी चीज़ें बताई, और कई सारी जो भ्रांतियाँ हैं, मिथ हैं, उनको आपने आज दूर करने का काम किया। और एक बात और आपने बताई, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन में
लेप्रोस्कोपिक जो एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो कितनी कारगर है ये भी बताया, और जो रूरल एरिया में मिथ फैला गया है वो भी आज दूर करने की आपने कोशिश की। आपने आज हमें कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेल्थ कॉर्नर में जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर वैभव गुप्ता जी, जिन्होंने एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन। गॉल ब्लैडर स्टोन को लेकर जितनी भी तमाम भ्रांतियां थी, तमाम मिथ थे, उनको हमने डॉक्टर साहब से आज बातचीत करी। उन्होंने बताया कि ये सर्जरी एडवांस है और क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लक्षण क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में बताया। आशा करते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन से जुड़ी तमाम जो आपकी जानकारी है वो आपको मिली होंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएमटी न्यूज़। नमस्कार।